सो गुड मॉर्निंग मालिक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर रिवीजन। ये रिवीजन में आपके इनक्रिप्टेड वीडियो जो है, इनक्रिप्टेड मतलब जो आपके अपलोडेड है उसमें भी रहेगा, और इसका मैं अलग से पार्ट डिलीट करके मैं ओपन में डाल दूंगा और ड्राइव की लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आप वो देख सकते हो। ओपन डाउनलोड कर लेना अपने लैपटॉप में। ओके, और उसके बाद आपको जैसे देखना है देख लेना, लैपटॉप या मोबाइल वॉट एवर इट में भी, जितना स्पेस जैसा स्पेस होगा वैसा हिसाब उस हिसाब से देख लेना मालिक। ओके, तो चैप्टर 1 में आप देखोगे तो 4 चीजें अपने को पढ़ने को थी। पहला था बेसिक, दूसरा था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, तीसरा था अदर्स, और तीसरा था रिमूवल और टर्मिनेशन, एंड लास्ट वाज अदर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स में। बेसिक्स में अगर आप देखोगे स्क्रीन पे देखिए, मैं स्क्रीन आपको अपडेट करते जा रहा हूं ताकि आपको वो पॉइंट और वो भी याद हो जाए। हाउ मेनी डायरेक्टर्स वर देयर? सेक्शन 149(1) बोलता है कि आपके कंपनी में मिनिमम 1, 2, 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ओपीसी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए। अगर 15 के ऊपर रखने हैं तो पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एसआर पास करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया। तो 15 के ऊपर क्या चाहिए? एसआर चाहिए, और उसके बाद आप डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। लेकिन याद रखना, एसआर की रिक्वायरमेंट और 15 की लिमिट की रिक्वायरमेंट दो कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। एक है सेक्शन 8 कंपनी और एक है आपके लिए गवर्नमेंट कंपनी। इन दोनों के लिए ये रिक्वायरमेंट की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। ये होने के बाद अपने कुछ एग्जांपल का डिस्कशन था, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन पड़ा था, व्हाट इफ सर नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉल बिलो मिनिमम? ओके, बिलो मिनिमम गए सर, देखो मैक्सिमम से ज्यादा गए अपन समझ चुके हैं, 15 के ऊपर चाहिए तो एसआर चाहिए, लेकिन बिलो मिनिमम गए तो आपको क्या करना होगा? तो आपको 3 केसेस मैंने बताया। बिलो मिनिमम है लेकिन कोरम फॉर्म हो रहा है, तो कोरम फॉर्म हो रहा है तो बोर्ड मीटिंग बुलाइए और तीसरा डायरेक्टर अपॉइंट करिए और अल्टीमेटली कोरम अचीव करिए और फिर बिजनेस ट्रांजेक्ट करिए, मतलब मिनिमम तक लेके आइए। ओके सर, बिलो मिनिमम गया लेकिन कोरम भी फॉर्म नहीं हो रहा है, तो जो एक बचा हुआ डायरेक्टर है उसने दूसरे को अपॉइंट करना चाहिए, कोरम लाना चाहिए, और उसके बाद और एक डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए, और उसके बाद आगे की ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। या तो ये मैटर ईजीएम में जाना चाहिए, ईजीएम मतलब ईजीएम में जाना चाहिए और उसमें डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए। और तीसरा सिनेरियो, अगर कंपनी डायरेक्टरलेस रही तो 168(3) होगा। 168(3) में मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर बताया हुआ है कि ये प्रमोटर और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोग, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ये पॉइंट इसको अपडेट करेंगे। तो ये हुआ तेरा 149(1). 149(1) का एक प्रोवाइजो था कि वुमन डायरेक्टर होना कंपलसरी है। सर ये वुमन डायरेक्टर कंपलसरी किसके लिए थी? रिक्वायरमेंट थी, दो रिक्वायरमेंट थी, अगर आपको याद होगी तो। रिक्वायरमेंट थी एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 करोड़ है, उनको ओके एक वुमन डायरेक्टर रखना जरूरी है। एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर। और ये जो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर है वो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखा जाएगा मालिक। ओके, यहां पर एक कॉन्सेप्ट अपन ने और भी पढ़ा था, अगर वैकेंसी हुई है, बीच में वैकेंसी होती है सर, इंटरमीडिएट वैकेंसी होती है, तो वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना, बिकॉज एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर बोर्ड पे होना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर, ओके, उसके अंदर आपको वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। इसका डिस्कशन अपन ने कर लिया। ये होने के बाद रेसिडेंट डायरेक्टर की बात की थी, सेक्शन 149 सबसेक्शन 3। हर कंपनी को मिनिमम एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। सर रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब कौन डायरेक्टर? वो डायरेक्टर जो इंडिया में पिछले साल में पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज स्टे कर सके, ओके, दैट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट डायरेक्टर। इन शॉर्ट एकदम क्लियर कट है यार, अगर कुछ इश्यूज आए तो पकड़ेंगे किसको? तो पकड़ने के लिए उन्होंने रेसिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट दिखाया है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये पॉइंट आपको छोड़ने हैं जो मॉड्यूल में लिखे हुए थे, ये खाली आपके पढ़ के खत्म हो गए। ओके, ये होने के बाद अब आते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन पे 165। तो 149 खत्म हुआ, 165 है। मेरे ख्याल से 165 आपको याद होगा नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। मेरे को बताइए नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होगा? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का कॉन्सेप्ट है कि आप कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो। तो मैक्सिमम 20 कंपनी से ज्यादा नहीं हो सकते, और 20 कंपनी जब कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना होगा 10 प्राइवेट 10 पब्लिक कंपनी मैक्सिमम हो सकता है। यानी अगर मैं 20 कंपनी में डायरेक्टर हूं तो 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है, और 10 में आपको याद रखना, जब पब्लिक कंपनी बोल रहा हूं तो इफ एनी private company which is a holding company of public company or which is a subsidiary of public company will also be counted in the number of 10। तो 10 में काउंट किया जाएगा, ये डिस्कशन किया हुआ है। सर ये जो 20 की लिमिट है उसमें दो कंपनी को आपको निकालना पड़ेगा। सर दो कंपनी को कौन सा निकालना पड़ेगा? एक सेक्शन 8 कंपनी और एक डोरमेंट कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी और डोरमेंट कंपनी विल नेवर बी काउंटेड फॉर द लिमिट ऑफ 20, ये आप ध्यान रखिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट में। और इसके अंदर अपन ने और एक कॉन्सेप्ट बोला था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाई कर सकते हैं सम लेसर नंबर ऑफ कंपनीज टू डायरेक्टर बनने के लिए। यानी एग्जांपल, एक कंपनी का आर्टिकल है जो बोलता है खाली 10 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बन सकते, तो आर्टिकल सर्वाइव करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आर्टिकल का कॉन्ट्राविन हुआ तो पेनल्टी इस सेक्शन में नहीं आती है। आर्टिकल कॉन्ट्राविन हुआ तो पेनल्टी इस सेक्शन में नहीं आती है। पेनल्टी इस सेक्शन में कब आती है? जब आप इस सेक्शन का कॉन्ट्राविन करते हो। तो 165 सबसेक्शन 1 उसका कॉन्ट्राविन हुआ तो अपने को पेनल्टी आती है। और यहां पर अपन ने ये पॉइंट क्लियर कट याद रखो। ओके, जब हमने ये बात की थी इस केस में पेनल्टी की मैंने बात की है, क्लियर कट पेनल्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर दिया हुआ है कि दैट ये पेनल्टी के लिए, ठीक है, अमाउंट का तो डिस्कशन है ही है, लेकिन साथ में जो मेजर पेनल्टी आएगी वो आपको याद होगा, तो दैट इज बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन एंड वेकेशन, जिसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे 164 और 167 के टाइम पे। ये होने के बाद आपको 3 सेक्शन है जो साथ में पढ़ने हैं। सर अब मेरा पहला पार्ट हो गया, दैट बेसिक वाला पार्ट हो गया। अब जाते हैं अपन अपॉइंटमेंट में। अपॉइंटमेंट को एक बार आप रिकॉल करो और इसको याद रखो, क्योंकि इसके बाद ही मैं आगे कुछ करूंगा। पहले 3 डायरेक्टर कौन से होंगे? जनरल मीटिंग वाले। फर्स्ट डायरेक्टर, रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। उसके बाद है आपके जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। उसके बाद 2 डायरेक्टर जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, वुमन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर। उसके बाद और
और 2 डायरेक्टर है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और उसके बाद 2 और मैकेनिज्म है जिससे डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। एक है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली और एक होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये अपने सेक्शन की सीरीज देखी थी, इसी को ऐसे स्ट्रक्चर से याद रखना ताकि आपको अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के टाइप्स याद रहे। ओके, तो सबसे पहला आता है आपका फर्स्ट डायरेक्टर। मेरे को याद करके बताइए मालिक, फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसा होगा? एकदम क्लियर कट है। ओके, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नाम लिखा होगा, ओके, वो डायरेक्टर फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नाम नहीं है मालिक, द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ओके, वो रहेंगे आपके डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर। तो याद रखिए फर्स्ट डायरेक्टर सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 बोलता है 2 तरह के डायरेक्टर हो सकते हैं फर्स्ट में, एक है जिनका नाम है और एक है डीम्ड। और ये दोनों के टेन्योर अपन ने डिस्कस किए। फर्स्ट डायरेक्टर वो क्या है, फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर क्या होगा, वो एजीएम तक रहेगा, एजीएम तक रहेगा और एजीएम में वो साइकिल में घुस जाएगा 152-67 के। और जो डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर है उसके लिए उसको अपॉइंट करना पड़े, मतलब उसमें ना डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, इसलिए आपको एजीएम मीटिंग बुलानी पड़ेगी। एजीएम के पहले एक ईजीएम मीटिंग बुलानी पड़ेगी जिसमें आपको डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर की जगह अपन डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे और वो जाके वापस एजीएम में जाएंगे और साइकिल में घुसेंगे। याद रखना ईजीएम में जो अपॉइंटमेंट होगा वो 160 के हिसाब से होना चाहिए। ये अपन ने डिस्कशन किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये होने के बाद ओके, आपको ध्यान रखना होगा ओपीसी में जो 1 मेंबर है 1 डीम डायरेक्टर होगा। ये तो ठीक है, डिस्कशन पॉइंट ज्यादा नहीं है। ओके, अब आते हैं अपने मेन डिस्कशन में। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल। ओके, रिटायरिंग एंड नॉन रिटायरिंग उसको 152-67 में डालेंगे, लेकिन उसके बीच में कुछ सेक्शंस है जो आपको ऐसे समझने रहेंगे। 152(2) क्या बोलता है, हर डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। अगर कोई सेक्शन बताता है कि इस डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किसी और मैकेनिज्म से होगा तो उसके हिसाब से होगा, अदर देन दैट जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है मालिक। ओके, 152 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, अगर आपके पास डिन नहीं है या सीजी ने जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर नहीं है, यानी 154 और 153 के हिसाब से डिन और नंबर का पॉइंट दिया हुआ है वो नहीं है, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। 152(4) बोलता है अगर जनरल मीटिंग या अदरवाइज जो भी हुआ रहेगा, जिसमें भी अपॉइंटमेंट हुआ रहेगा, उसको आपको डिन नंबर आपको बताना पड़ेगा और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, ये देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। इसके बाद अपन ने बात की थी अपने मेन सेक्शन पे, दैट इज 152(5). यहां पर अपन ने बात किया था DR2 और DR12। ये आपको याद रखना जरूरी है। DR2 कौन देगा, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, डायरेक्टर जो बनने जा रहा है वो कंपनी को देगा, DR2 देगा, जिसके अंदर ये बताएगा कि मैं डिक्लेरेशन दूंगा, मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, मेरा डिन क्या है, ये सारे डिक्लेरेशन देगा और मैं आई एम रेडी टू बिकम ए डायरेक्टर, यानी कंसेंट जैसा बोल सकते हैं उसको अपन। DR2 इज मोर ऑफ कंसेंट, और कंसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई यार इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डायरेक्टर दैट भाई यार ये एग्रीमेंट फुलफिल करेगा। तो उस केस में क्या होगा, यहां पर ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देना जरूरी है, और जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा उसके 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर ओके 30 डेज के अंदर DR12 सबमिट किया जाएगा। DR12 सबमिट कौन करेगा, DR12 सबमिट करने वाला जो बंदा रहेगा वो रहेगी कंपनी, और कंपनी देगी आरओसी को। ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, याद रखना इसका एकदम प्रोवाइजो क्लियर कट है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये जो आगे अपन ने भी डिस्कस किया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ओके ये जो इसके साथ में DR2 देगा, उसके साथ में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन भी देगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देगा कि रिटन कंसेंट के भाई मैंने इंडिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल की है। यानी कल जो राघव क्वेश्चन पूछ रहा था उस क्वेश्चन में सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया इधर फुलफिल की गई है, यहां पर लिखा जाएगा। यानी DR2 जब सबमिट किया जाएगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, यहां पर लिखा जाएगा। अब यहां के बाद आया अपन मेन सेक्शन पे 152(6 and 7। पहले बात करते हैं 152(6 में, अनलेस एंड अनटिल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को स्पेसिफाई करते हैं कि सारे डायरेक्टर रिटायर होंगे, तब तक हम डिफाइन करेंगे ओके नॉट लेस देन 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर होंगे और बैलेंसिंग डायरेक्टर जो भी होंगे वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होंगे। याद रखना जब मैंने बोला नॉट लेस देन 2/3 इसका मतलब क्या है, अगर कुछ पॉइंट फॉर्म है तो वो पॉइंट का आपको अगला नंबर लेना है, उसका पहले वाला नंबर नहीं लोगे। अगर 0.33 भी आया तो अगला ही लेना होगा, 0.67 में आया तो भी अगला ही लेना होगा, और 0.33 और 0.67 क्यों आता है, डिवाइड बाय 3 होता है, इसके लिए वो आता है। ओके, ये होने के बाद हर जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे, ये डिस्कशन हो गया, और जनरल मीटिंग के अपॉइंटमेंट ही इसी सेक्टर में आने वाले, बिना जनरल मीटिंग के अपॉइंटमेंट रोटेशनल नॉन रोटेशनल में कोई घुसेगा नहीं। अब एजीएम में क्या होगा, हर एजीएम में जो पहली एजीएम होगी जब फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, उस एजीएम में क्या होगा, जो आपके रोटेशनल डायरेक्टर है उसके 1/3, रोटेशनल डायरेक्टर के 1/3 जो है वो रिटायर होंगे, और यहां पर ये रिटायरिंग का कांसेप्ट अपन ने डिस्कस किया है। और ये रिटायरिंग डायरेक्टर कैलकुलेट करते वक्त जो 1/3 करोगे तो उसमें 0.33 आया तो पहले वाला लोगे, 0.67 आया तो आगे वाला लोगे, ये डिस्कस किया है। क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसा बोल सकता है कि सारे डायरेक्टर एक साथ में रिटायर हो सकते हैं? आंसर इज यस। आर्टिकल्स को बताना जरूरी है, लेकिन आर्टिकल्स को पहले ये मेंशन करना होगा कि सारे के सारे डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर है, तब जाके आर्टिकल ये बोल सकता है कि सारे डायरेक्टर रिटायरिंग डायरेक्टर होंगे। ये अपन ने डिस्कशन किया हुआ है। ये होने के बाद ओके यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये कैलकुलेशन में डालोगे नहीं, यानी रोटेशनल नॉन रोटेशनल में डालोगे नहीं। ओके, नॉमिनल डायरेक्टर को रोटेशनल नॉन रोटेशनल में डालोगे नहीं। ओके, अब क्वेश्चन आएगा सर रिटायर कौन होगा, अगर मेरे पास 9 डायरेक्टर है और 1/3 रिटायर होंगे, यानी 3 रिटायर होंगे, 3 कौन से रिटायर होंगे, तो जो लॉन्गेस्ट ऑफिस वाले हैं वो रिटायर होंगे। ओके, लॉन्गेस्ट ऑफिस वाले अगर नहीं, मतलब लॉन्गेस्ट ऑफिस मतलब एक ही दिन पे ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है तो सर क्या होगा, ओके तो फिर म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, और म्यूचुअली डिसाइड नहीं कर पाए तो लॉट्स के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ये होने के बाद आपका एजीएम में क्या होगा, एजीएम में 3 चीजें हो सकती है, जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसको रीअपॉइंट किया जाएगा, जो उसकी
जगह किसी और को रिअपॉइंट किया जाएगा, या ऐसा डिसाइड कर सकते हैं किसी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, पोजीशन को, प्लेस को वेकेंट रखेंगे। ठीक है मालिक, ओके। अब क्वेश्चन और एक डिस्कस किया था इफ रिमेंबर, सर एजीएम अगर ड्यू डेट पे नहीं हुआ तो क्या होगा, रिटायर होगा या नहीं होगा? अपन का सेक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, रिटायर होना चाहिए। जो एजीएम की ड्यू डेट होनी चाहिए उसके हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से रिटायर होना जरूरी है। ले इसमें दो केस अपन ने देखे थे, एक बीआर कुंद्रा जिसमें रिटायर होना जरूरी है, लेकिन मैंने बोला एक्सेप्शनल केसेस में अंबिका टी कंपनी यूज करोगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझाते वक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एजीएम नहीं हुई और हम आरओसी के पास गए कि एजीएम नहीं होने का कुछ कारण होगा, एग्जांपल फ्लड आ गया या कुछ हो गया और एजीएम इसकी वजह से नहीं हुई, आरओसी ने डेट एक्सटेंड की, तो याद रखना एक्सटेंडेड डेट आप यूज करोगे फॉर रिटायरिंग द डायरेक्टर। ओके, जो डेट पे एजीएम होनी चाहिए थी, अगर आरओसी ने परमिट किया तो, आरओसी ने परमिट नहीं किया तो जो डेट एजीएम का था वही रिटायरिंग पॉइंट होगा। सर ये होने के बाद 152(7) क्या बोलता है? 152(7) क्लियर कट बोलता है। ओके सर क्या होगा, एडजन एजीएम होगी। एडजन एजीएम में भी तीन चीजें होगी। ओके तो 152(7) अट्रैक्ट कब होगा? अट्रैक्ट जब होगा जब ये तीन चीजें नहीं होगी या तीन में से एक चीजें नहीं होगी। तो सर फिर क्या होगा, हम ये अज्यूम करेंगे जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो डीम टू बी रीअपॉइंटेड है। डीम टू बी रीअपॉइंटेड मतलब क्या होगा? डीम टू बी रीअपॉइंटेड मतलब हमने वोट नहीं किया, कुछ नहीं किया और हम मानते हैं कि वो वापस वो अपने बोर्ड पे आ जाएगा। लेकिन अगर 5 केसेस होते हैं तो डीम टू बी रीअपॉइंटेड नहीं होता है। सर 5 केसेस कौन सा? वो मना करता है, नहीं बनने का है। ओके मतलब अनविलिंगनेस है उसका। सेकंड पॉइंट, ओके वो रिजोल्यूशन उसका डाला था लेकिन लॉस्ट हो गया। थर्ड, ओके ही इज डिस्क्वालिफाइड। फोर्थ, ओके एक्ट रिक्वायर ओआर और एसआर फॉर हिज अपॉइंटमेंट। एंड फिफ्थ, व्हेन ही वाज अपॉइंटेड पहली बार, पिछली बार प्रीवियस टाइम व्हेन ही वाज अपॉइंटेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन। ओके यानी दो डायरेक्टर एक साथ में अपॉइंट होते हैं, वो एक डायरेक्टर उसमें से ये है, तो वापस उसका डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया 152(7). 152(7) नॉट एप्लीकेबल टू विच कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी विच इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। ये आपको ध्यान रखना होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ओके ये स्ट्रक्चर जब अपन ने देखा 152(7), अपन ने और एक बात की थी 152(7) के इसमें। ओके ये पॉइंट में प्राइवेट कंपनी को भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखिए। ओके तो दो कंपनीज के लिए ये सेक्शन को निकाल दीजिए 152(7) को। कौन से? एक है गवर्नमेंट कंपनी विच इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी एंड ए प्राइवेट कंपनी। ये दो कॉन्सेप्ट आपको निकालना चाहिए। ये होने के बाद आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और अपन पहुंचे 160 की तरफ। 160 की तरफ किसका अपॉइंटमेंट है मालिक? अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर मतलब 152(7) वाला बंदा नहीं है। तो सर इसमें क्या पॉइंट है? 4 पॉइंट आपको रटने हैं। ओके रिटर्न नोटिस चाहिए, ओके डिपॉजिट चाहिए, उसके बाद एक्शन टू बी टेकन बाय कंपनी चाहिए एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है रिफंड ऑफ डिपॉजिट चाहिए। पहला पॉइंट, ओके रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर बताया था। एनी पर्सन ओके अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर अपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे ओके वो रिटर्न नोटिस दे सकता है कि एटलीस्ट 14 डेज पे से रिटर्न नोटिस मतलब स्पेशल नोटिस दे सकता है कि भाई मेरे को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, मेरे को डायरेक्टर बनना है। या एनी मेंबर ऑफ कंपनी कैन रिप्रेजेंट एनी अदर पर्सन, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन रिप्रेजेंट एनी अदर पर्सन, जो बोल सकता है कि भाई वो भी नोटिस दे सकता है और वो बोल सकता है ये पर्सन को डायरेक्टर बनाओ। इसके लिए केस में अपन ने बात किया था डिपॉजिट देना पड़ेगा। सर डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा? 1 लाख रुपीज देना पड़ेगा। 1 लाख रुपीज किसको देने की जरूरत नहीं है? 3 केसेस में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं देने की जरूरत है। अगर आपका रेफरेंस नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी से आया तो देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रेफरेंस नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी से नहीं आया क्योंकि कंपनी को नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी एप्लीकेबल नहीं है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहा है तो आपको डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। ओके 1 लाख की जगह 10,000 हो जाएगा निधि कंपनीज के लिए। तो निधि कंपनीज के केस में 1 लाख नहीं अज्यूम किया जाएगा, 10,000 अज्यूम किया जाएगा। ये होने के बाद ओके एग्जम्पशन ये अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद था एक्शन टेकन बाय कंपनी। ये भी मेरे ख्याल से याद होना चाहिए, बहुत आसान था। एक्शन टेकन बाय कंपनी क्या होगा? 2 होगा। एक तो इंडिविजुअल नोटिस दिया जाएगा या तो नो नीड टू सर्व इंडिविजुअल नोटिस। तो सर अब आपको मालूम है इंडिविजुअल नोटिस देना है, इसका मतलब सारे मेंबर्स को ईमेल भेजना पड़ेगा या नोटिस भेजना पड़ेगा 7 दिन मिनिमम पहले और वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। और अगर नो नीड टू सर्व इंडिविजुअल नोटिस तो आपको मैंने बताया था न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। 2 न्यूज़पेपर होने चाहिए। कौन से? एक होगा वल्नरेबल न्यूज़पेपर और एक होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आपके डिस्ट्रिक्ट में रोटेट होता है। उसमें आपको ऐड देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि भाई ये डायरेक्टर है, ये इलेक्ट होने जा रहा है। और इसके बाद रिफंड ऑफ डिपॉजिट। मैंने आपको क्या बताया? रिफंड ऑफ डिपॉजिट, अगर आप डायरेक्टर बन गए तो आपको डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। अगर नहीं भी बने ओके लेकिन आपको 25% से ज्यादा टोटल वैलिड वोट्स मिले होंगे, 25% से ज्यादा मिले होंगे तो भी आपको डिपॉजिट मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया सेक्शन 8 कंपनी में ओके 25% के ऊपर नहीं मिले, मुझे 20% मिले। क्या डिपॉजिट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके लिए पॉलिसी डिसाइड कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसी डिफाइन कर सकता है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये भी बोल सकता है 20% भी वोट मिले तो चलेगा, रिफंड दे देंगे हम लोग, 10% भी मिले रिफंड दे देंगे। ये कंटेक्स्ट में सेक्शन 8 कंपनी डिफाइन कर सकती है। और वापस सेक्शन 160 इज नॉट एप्लीकेबल। सेम लॉजिक रखिए पहले वाला पॉइंट वाला। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट विच इज ए लिस्टेड कंपनी। ओके लिस्टेड विच इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी जिसमें 100% शेयर कौन होल्ड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ऊपर वाले इसमें 152(7) और इसमें क्या फर्क है? उसमें लिस्टेड नहीं होनी चाहिए लेकिन 51% भी रहा गवर्नमेंट कंपनी का, लेकिन लिस्टेड नहीं है तो भी वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 51% शेयर होल्डिंग है लेकिन बाकी शेयर होल्डिंग लिस्टेड नहीं है पर बाकी शेयर होल्डिंग किसी और की है तो भी 160 फॉलो करना पड़ेगा। 160 फॉलो कब करना नहीं है? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट और ये रहेगा। और इस केस में एक और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था सेक्शन 8 कंपनी में वोटिंग शुड बी डन बाय पोस्टल बैलेट। एंड नाउ यू आर क्लियर। जब मैंने बोला पोस्टल बैलेट है तो ये सेक्शन ने नहीं बताया, सेक्शन 160 ने नहीं बताया
पता है। अब ये कौन सा सेक्शन बता रहा होगा, अभी आपके दिमाग में आ गया। पोस्टल बैलेट के लिए कौन सा सेक्शन बताता है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए मालिक। ओके, इट इज ऑलवेज सेक्शन 111। ये हमेशा बताता है एसआर पास करने के लिए, रेजोल्यूशन पास करने के लिए किसमें किसमें पोस्टल बैलेट की जरूरत होती है। तो 1110 ये आपको सेक्शन क्लियर कट बताता है। तो वही सेक्शन का कॉन्सेप्ट है, यहां पर इंटरप्रिटेशन हो गया, ये हो गया। ओके, सेक्शन 160 को पार्किंग लॉट में डालो। अभी 4 अपॉइंटमेंट किसके हिसाब से देख रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 161(1), 161(2), 161(3), 161(4। आराम से जाइए। ओके, उसके पहले ये वोटेड इंडिविजुअली बाद में देखूंगा, मैं पहले बात करता हूं 161(1) केस में। 161(1) क्या बोल रहा है। ओके, अपॉइंटमेंट, इसको मैंने मैकेनिज्म में डिवाइड किया हुआ है। ओके, अपॉइंटमेंट कैसा होगा, टेन्योर कैसा होगा, और कुछ और पॉइंट है। तो अपॉइंटमेंट, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। पावर जो मिल रहा है 161(1) से नहीं मिल रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको पावर देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर, द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर कैन नॉट बी डन बाय द पर्सन ऑफ ए पर्सन हु हैज बीन लॉस्ट इन जनरल मीटिंग। यानी जनरल मीटिंग हुआ, जनरल मीटिंग में उसका रिजोल्यूशन डाला गया सेक्शन 160 के हिसाब से, लेकिन लॉस्ट हो गया। अब उसको आप बोर्ड पे लाओगे नहीं एज ए एडिशनल डायरेक्टर, ये ध्यान रखना। सर, एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर क्या रहेगा, डेट ऑफ एजीएम और the last date on which AGM ought to be held should be hold। okay, वो डेट एडिशनल डायरेक्टर रहेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ बीआर कुंद्रा केस ओनली 15267। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, वहां पर क्या होगा, होल्डिंग ऑफ एजीएम जैसे तक बैठ सकता है, यहां पर ought to be held, यानी आपको मैंने बता भी था एजीएम में भी नहीं बैठ पाएगा एडिशनल डायरेक्टर अनलेस अंटिल उसको डायरेक्टर बनना नहीं है। ओके, 160 देखिए वो कॉन्सेप्ट है। याद रखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने, पावर सेक्शन नहीं देता है, पावर इज गिवन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, एडिशनल डायरेक्टर को दिन चाहिए, DR2 चाहिए, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, याद रखिए, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट रिटायरिंग डायरेक्टर कैन नॉट बिकम रिटायरिंग डायरेक्टर जो होता है, अगर वो पॉइंट आपको मैंने बताया था कि भाई यार ये मत एज्यूम करना कि ये डायरेक्टर रिटायरिंग डायरेक्टर होगा, यानी वापस ये साइकिल में बैठेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर एडिशनल डायरेक्टर को वापस डायरेक्टर बनना है तो उसको कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा, 160 फॉलो करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया। 161(1) गया, 161(2) अल्टरनेट डायरेक्टर। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, एक्ट बोलता है इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा, ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं करेगा, जो बाहर जा रहा है वो नहीं करेगा। ओके, बोर्ड को पावर कहां से मिलेगा, बोर्ड को पावर वापस सेक्शन से नहीं मिलता, दो चीजों से मिलता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको पावर देगा, या ओके ओआर पास करना पड़ेगा टू गेट द पावर। मैं आपको वापस रिकॉल करा दूं, एओए का पावर मिलेगा या ओआर से पावर मिलेगा। तीसरा सिनेरियो, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्टरनेट डायरेक्टर जो होना चाहिए वो कौन नहीं बन सकता है, हु कैन नॉट बी एन अल्टरनेट डायरेक्टर। अगर मेरी कंपनी में वो डायरेक्टर किसी और के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर ऑलरेडी है तो वो नहीं बन सकता, या मेरी कंपनी का जो दूसरे डायरेक्टर है वो भी अल्टरनेट डायरेक्टर इसके लिए नहीं बन सकते। तो याद रखिए, अल्टरनेट डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता, मेरी कंपनी के जो भी डायरेक्टर है, अगर वो कोई अल्टरनेट डायरेक्टर ही है वो भी नहीं बन सकता, और मेरी कंपनी के दूसरे डायरेक्टर है वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकते अल्टरनेट डायरेक्टर में। और ये होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल डायरेक्टर का इंटेंशन होना चाहिए 3 महीने के लिए बाहर जाना। ये कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया। ओके, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो आपको एंश्योर करना पड़ेगा अल्टरनेट डायरेक्टर भी आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ओके, टेन्योर क्या होगा ये अपन ने डिस्कस किया, जब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आएगा या उसका पीरियड ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर एंड होगा व्हिचएवर इज अर्लियर, ओके, दैट विल बी ए टेन्योर ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। इस कंटेक्स्ट में एक चीज मैंने क्लियर की थी, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, डीम रीअपॉइंटमेंट का। सर, अगर डीम रीअपॉइंटमेंट है यानी 152(7) चल रहा है, 152(7) चल रहा है, तो याद रखना दिस डीम रीअपॉइंटमेंट इज एप्लीकेबल ओनली टू ओरिजिनल डायरेक्टर, नॉट टू अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर को वापस अपॉइंट करना पड़ेगा, बोर्ड को ही अपॉइंट करना पड़ेगा। और ये होने के बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट टू कंप्लाइड बाय अल्टरनेट डायरेक्टर, ये सब में फिक्स करी है, डिन चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए, DR2 चाहिए, और 165 वाला पॉइंट, 165 वाला मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा बोला जाएगा अल्टरनेट डायरेक्टर है 20 में नहीं आएगा, अल्टरनेट है ना 20 में नहीं आएगा, 20 में आएगा। एंड DR12 कंपनी को देना पड़ेगा अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ओरिजिनल डायरेक्टर कैन नॉट अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर, पावर टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर इज ओनली विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गेट द पावर थ्रू एओए और जनरल मीटिंग के रिजोल्यूशन से, ओआर से। और ये कॉन्सेप्ट में मैंने एक एग्जांपल बताया था, अल्टरनेट डायरेक्टर यहां पर आएगा तो याद रखना मीटिंग अटेंड करने के हिसाब से आना चाहिए। एंड जेनसन इंजीनियरिंग ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से मैंने बताया था कि अगर वो खाली टेंपररी पीरियड के लिए आ रहा है और वापस चला जा रहा है, ओके, तो यहां पर अल्टरनेट डायरेक्टर को वेकेट करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, 161(3) क्या बोलता है, नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर एकदम क्लियर कट है, बोर्ड अपॉइंट करता है। ओके, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर बताया था, सब्जेक्ट टू एओए क्या होता है मालिक, ये अपन ने क्लियर किया हुआ है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 चीजें, लॉ की वजह से हो सकता है, एग्रीमेंट की वजह से हो सकता है, या शेयर होल्डिंग की वजह से हो सकता है। देखो, लॉ और शेयर होल्डिंग की वजह से हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर एग्रीमेंट की वजह से हुआ तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, ये प्रोविजन होना जरूरी है। सर, टेन्योर क्या होगा, टेन्योर केस टू केस होगा, एग्रीमेंट के ऊपर होगा, लॉ के ऊपर होगा, या होल्डिंग के ऊपर होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन ने पहले भी पढ़ा, नॉमिनी डायरेक्टर इज ए नॉन रोटेशनल डायरेक्टर एज पर 152(6). लेकिन याद रखना वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के काउंट में आप डालोगे नहीं, ये क्लियर कर ध्यान रखना। ये होने के बाद आपका सेक्शन 161(4) आता है, कैजुअल वैकेंसी वाला पॉइंट। कैजुअल वैकेंसी वाला पॉइंट क्या बोला जाता है कि भाई जनरल मीटिंग में जो अपॉइंटमेंट हुए थे और उसमें कोई वैकेंसी हुई है तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओके, बोर्ड मीटिंग में, वापस मैं यूज कर रहा हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वापस बोल रहा हूं, जनरल मीटिंग के कोई वैकेंसी हुई है और वो वैकेंसी फिल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में, ओके, अपॉइंटमेंट कर सकता
सकते हैं और वो होता है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, जैसे ही बोर्ड मीटिंग में कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, इसका मतलब काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जनरल मीटिंग का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इमीडिएटली जो नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी उसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा कि ये डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और ये डायरेक्टर उस प्लेस पे अपॉइंट किया गया है। सर क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्या यहां पर जब मैं कैजुअल वैकेंसी की बात करता हूं तो ये पावर कौन देता है? ये पावर सेक्शन देता है। इसीलिए याद रखना यहां पर आर्टिकल से पावर नहीं चाहिए, बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन रेगुलेट दिस। ये अपने वर्डिंग अच्छे से समझी हुई है, रेगुलेट करेंगे मतलब कुछ कंडीशन डाल सकती है। मेक इट श्योर सर जो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर रहेगा वो डायरेक्टर कब तक काम करेगा? ही विल वर्क ओनली टिल जो जिस डायरेक्टर के बिहाफ पे आया ना, जो डायरेक्टर छोड़ के गया उतने डायरेक्टर का टेन्योर होगा। वापस उसको जब अपॉइंट करना रहा तो उसको कौन सा डायरेक्टर करके अपॉइंट करना पड़ेगा? 160 के हिसाब से ही अपॉइंट करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान रखना होगा एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस। बट ये पॉइंट एकदम क्लियर कट रखो, ओके। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा। कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताई है, एओए से पावर नहीं मिलता है, एओए रेगुलेट करता है। अप्रूवल नेक्स्ट जनरल मीटिंग चाहिए, नेक्स्ट जनरल मीटिंग में अप्रूवल हो जाएगी। एंड ओके, अगर कैजुअल वैकेंसी का कॉन्सेप्ट मैंने और एक बताया था, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और उसमें वैकेंसी हो गई, कैन दिस बी अपॉइंटेड इन 161(4)? आंसर इज नो। इसके मैंने एग्जांपल स्क्रीन पे डिस्कस किए थे। एग्जांपल ए था, ए गया मर गया, बी आया, बी चला गया, ओके। तो सी क्या कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर बन सकता है? आंसर इज नो। ये अपने डिस्कस किया हुआ है 161(4). इसके एग्जांपल मैंने आपको समझाया हुआ है, ओके। 161(4) होने के बाद अब अगर देखोगे तो देखो पहले 3 अपॉइंटमेंट हो गए, फिर 4 हो गए, ओके, डायरेक्टर के। उसके बाद 2 पहले ही खत्म कर चुके हैं, रेसिडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर, ये 2 खत्म हो चुके हैं। अब 2 बचे हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी अपन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, फिर इंडिपेंडेंट पे जाएंगे। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मतलब क्या होता है? ओके, ये डायरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल शेयर होल्डर को। सेक्शन 151 बोलता है। सर ये एप्लीकेबल किसको? ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनी को, और लिस्टेड कंपनी भी जरूरी नहीं है कि अपॉइंट करेगी, इट मे अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। और 2 केसेस है, एक तो सुओ मोटो करेगी खुद की मर्जी से, और दूसरा अगर उनको एप्लीकेशन मिला। सर एप्लीकेशन कितने से मिल सकता है? 1000 स्मॉल शेयर होल्डर मिल सकता है, या 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, ओके। जो भी टोटल 1000 नंबर की बात कर रहे हैं, टोटल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। 1000 स्मॉल शेयर होल्डर बोल रहा हूं, स्मॉल शेयर होल्डर, उनकी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर। अब स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिनके पास 20,000 या उससे कम की वैल्यू की लागत की शेयर्स होते हैं, वो होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर। तो उनके अपॉइंटमेंट के मैकेनिज्म का एप्लीकेशन देख लिया। सर नोटिस कौन देगा? ये सेक्शन 160 के हिसाब से जाएगा, आपको याद होगा तो। नोटिस विल बी गिवन बाय स्मॉल शेयर होल्डर, ओके। तो वो बताएंगे पर्सन कौन है जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये नोटिस दी जाएगी 14 दिन बिफोर द जनरल मीटिंग, एंड उसमें नाम, एड्रेस, शेयर होल्डर, शेयर कितना होल्ड कर रहा है जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर कितना शेयर होल्डर कर रहा है वो बताया जाएगा, और फोलियो नंबर बताया जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बताया था, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकता है कोई कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं करता। रीजन सिंपल है, आउटसाइडर कैन आल्सो बिकम ए डायरेक्टर। सो इन दिस केस आपको शेयर में फोलियो नंबर और शेयर नंबर ऑफ शेयर कितने होल्ड कर रहे हैं वो देने की जरूरत नहीं है। सर स्टेटमेंट देनी जरूरी है, दिन देना पड़ेगा, मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ देना पड़ेगा, और DR2 देना पड़ेगा। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर विल ऑलवेज बी विच डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152(67) आएगी नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो 152(67) को याद रखना रहेगा नहीं। He will not retire by rotation. 152(67) will not be applicable. Tenure will be 3 years, and after 3 years he will not be eligible to reappointment. यानी आपको समझना जरूरी है, 3 साल के बाद उसका कूलिंग पीरियड होगा, कूलिंग पीरियड स्टार्ट होगा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी सेम है ना मालिक, बस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में 2 टर्म होते हैं, इसमें एक ही टर्म होता है, तो इसमें एक टर्म 3 साल का होता है, ओके। सर ये डिस्क्वालीफाइड हुआ तो उसको छोड़ना पड़ेगा, 164 के हिसाब से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। वेकेट कब करेगा? अगर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुआ तो वेकेट करेगा, 167 अट्रैक्ट हुआ तो वेकेट करेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा तो वेकेट करेगा। ये मैंने तीनों क्राइटेरिया वेकेट करेगा मतलब मैंने क्या बताया, छोड़ के जाएगा ज्वाइन होने के बाद, ओके। और ये होने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डरशिप कितनी हो सकती है? 2 कंपनी हो सकती है, 2 कंपनी से ज्यादा नहीं हो सकती। और एक चीज आपको और एक कंडीशन याद रखनी होगी, दोनों कंपीटिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, दोनों कंपीटिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। और इसका कॉन्सेप्ट है ना, आपको मैं मंडे और ट्यूसडे ये दोनों दिन में क्लियर कर दूंगा, ये ऐसा क्यों है, ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला था, लेकिन अपना थोड़ा सा आगे पीछे डाला ये हुआ, तो पर ये मंडे ट्यूसडे को आपको ये क्लियर हो जाएगा, सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्यों इतना मैटर कर रहा है, ओके। एंड कूलिंग पीरियड 3 इयर्स है। 3 इयर्स मतलब क्या? जब आपका 2 साल खत्म हो जाएगा उसके बाद 3 साल तक आप वापस वो कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर या इनडायरेक्टली किसी भी चीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये होने के बाद आपका है 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 149 में ना पंचायती चीजें है, लेकिन आप 4 चीजों पर फोकस करो। एप्लीकेबल किसको है? हु कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, टेन्योर कितना है, एग्जाम्पशन कितना है। मैं रिवीजन में भी सिर्फ उतना ही फोकस कर रहा हूं, मैंने पहली बार पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया, लेकिन आप रिवीजन करते वक्त मैं सिर्फ 4 चीजों पर फोकस करूंगा। पहला, एप्लीकेबल किसको है? सबसे पहला लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है, जहां पर 1/3 ऑफ डायरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो भी रहेंगे उनको वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। या इट इज एप्लीकेबल टू अदर पब्लिक कंपनी, जहां पर पेड अप शेयर कैपिटल और बोरिंग्स और लोन्स एंड डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स एंड टर्नओवर ये 10, 50, 100 होने चाहिए। 10, 50, 100, 10 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़, इससे ज्यादा रहे आइदर ऑफ इट, ओके। आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा लेटेस्ट फाइनेंशियल ऑडिट स्टेटमेंट के हिसाब से। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा? मिनिमम 2 है, लेकिन इफ ऑडिट कमिटी रिक्वायरमेंट कम्स इनटू मोर देन 2 देन यू रिक्वायर टू अपॉइंट मोर देन 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके एग्जांपल भी मैंने आपको डिस्कस किए, दोनों के केस, एक केस भी आपको समझा दिया है, ओके।
ओके, इंटरमीडिएट वैकेंसी कब कैसे फिल करनी होगी, सेम वुमन डायरेक्टर के साथ से 3 महीने या बोर्ड नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। इसके बाद ओके, अगर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन आई बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो मैंने आपको बताया कि 3 साल तो आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, 3 साल के बाद आप वापस बंद कर दोगे। ये एप्लीकेबल किसको है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को। ये होने के बाद एक्सेप्शन क्या था, एग्जम्पशन मतलब किसको किसको एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखिए, जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी या ओके डोरमेंट कंपनी। लेकिन मैं तीनों केसेस में आपको क्लियर कट बताया हुआ है, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर डोरमेंट कंपनी लिस्टेड है या होली ओन्ड सब्सिडरी लिस्टेड वाले कैटेगरी में है तो उनको एप्लीकेबल होगा, बाकी ये सब अनलिस्टेड कॉन्सेप्ट में रहेगा। और इस केस में वैसे भी डोरमेंट कंपनी अनलिस्टेड ही होती है, लिस्टेड कंपनी कैन नॉट बिकम ए डोरमेंट एज सच, नेवरदलेस, बट ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी को किसी को भी, अगर लिस्टेड कंपनी है और सेक्शन 8 कंपनी है तो भी इस कॉन्सेप्ट में आपको एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये होने के बाद अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कल वाला आंसर, कल वाला डिस्कशन में आया, सर हु कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मैंने आपको बताया पहला पॉइंट, बोर्ड के हिसाब से वो इंटीग्रिटी वाला पर्सन होना चाहिए। सेकंड, वो पर्सन प्रमोटर नहीं होना चाहिए, रिलेटिव टू प्रमोटर और डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। किसका, छास का। छास मतलब क्या था, कंपनी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी। उसके बाद वो पर्सन का पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्सक्लूड किए जाते हैं, मैंने बताया था। ग्रेटर देन 10% ऑफ टोटल इनकम, यानी उसकी टोटल इनकम से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए पिछले 2 साल प्लस करंट ईयर में, 2 इयर्स प्लस करंट ईयर, यानी 3 साल पकड़ो, जिस ईयर में अपॉइंट कर रहे हो उसको 3 साल कर लो। और छास में या प्रमोटर या डायरेक्टर से, कंपनी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी, प्रमोटर और डायरेक्टर, उनके साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं, ओके, ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इसको छोड़ जाएंगे, एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। यानी गवर्नमेंट कंपनी में अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हो तो इस केस को, इस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है, पेक्यूनरी रिलेशनशिप का क्राइटेरिया दिखा नहीं जाएगा। उसके बाद रिलेटिव का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, नो सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर रहे, इंडेप्टेड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दे रहे और पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन सब में क्या करोगे, चारों इसमें 2 प्रीवियस ईयर एंड प्लस करंट ईयर, यानी 3 इयर्स जिस ईयर में अपॉइंटमेंट कर रहे हो। और याद रखना, पहले इसमें 50 लाख 2%, उसके बाद 50 लाख 2%, उसके बाद 50 लाख, उसके बाद 50 लाख, उसके बाद 2%। यानी याद रखना आसान है। ओके, पहला पॉइंट है आपके लिए, फर्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी 2%, 50 लाख, विच एवर इज हायर वाला पॉइंट लोगे। सेकंड पॉइंट इंडेप्टेड 50 लाख, सिक्योरिटी दी है, ओके 50 लाख, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है पेक्यूनरी रिलेशनशिप 2% ऑफ टर्नओवर, 2% ऑफ टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम होगा आपका वो देखेंगे। आफ्टर दैट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, पर्सन एंड रिलेटिव क्या नहीं होने चाहिए। ओके, वो क्या नहीं होने चाहिए, घाई मत करना, ये आराम से याद रखना। ही कैन नॉट, द पर्सन एंड रिलेटिव शुड नॉट बी केएमपी और एम्प्लॉय ऑफ छास, पीएमपी और एम्प्लॉय ऑफ छास। नाउ ईयर विल चेंज, ईयर इज 3 प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर, यानी 4 साल दिस ईयर में देख रहे हो, 4 इयर्स उसके इस साल में। ओके, रिलेटिव ऑफ, इसमें एक चीज का एग्जाम क्या किया हुआ, रिलेटिव पिछले 3 साल में एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन अगर रिलेटिव करंट ईयर में एम्प्लॉय है उस कंपनी में, तो मैं उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो मेरे को बताओ, एक कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो मैं पिछले 4 साल इंक्लूडिंग करंट ईयर, 4 साल में ओके, मैंने केएमपी नहीं होना चाहिए उस कंपनी का होल्डिंग का, एसोसिएट का, सब्सिडरी का, ना एम्प्लॉय होना चाहिए, मैं भी नहीं होना चाहिए, रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। लेकिन रिलेटिव पिछले 3 साल में एम्प्लॉयमेंट में हो सकते हैं, रिलेटिव कैन बी एम्प्लॉय लास्ट 3 इयर्स, ये लॉजिक याद रखना। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट था, मैं कोई सीए फर्म, सीएस फर्म, सीडब्ल्यूए फर्म का जो मेरे ऑडिटर्स है उनके इसमें मैं एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं होना चाहिए पिछले 3 साल प्लस करंट ईयर में। और ओके, अगर लीगल फर्म जिससे हम कंसल्टिंग कर रहे हैं, ओके, वो लीगल फर्म का मैं एम्प्लॉय, पार्टनर, प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए ओके, पिछले 3 साल प्लस करंट ईयर में। लेकिन उनका लीगल फर्म का पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय रह सकता हो, लेकिन उसमें इनकम जो आ रहा है वो 10% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया था, एग्जांपल के हिसाब से आपको याद रखना, ये एग्जांपल आपके साथ में कवर किया था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें आपको दिखना होगा 3 इयर्स प्लस 3 प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। और याद रखना, ये 86 है, कंपनी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी। इसके बाद 2% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर खाली इतना ध्यान रखना, छास नहीं होगा, ये खाली कंपनी का होगा, यानी कंपनी का 2% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। लेकिन छास को कवर किधर किया हुआ है, रिलेटिव केस में कवर कर देता है। छास में अगर रिलेटिव देखोगे, नो सिक्योरिटी शुड बी होल्डिंग इन छास फॉर मोर देन 2%, तो कहीं ना कहीं वो इधर उधर मिलकर कर होगा। लेकिन एज ए इंडिविजुअल कंबाइनिंग विद माय रिलेटिव, आई शुड नॉट बी होल्डिंग टोटल 2% से ज्यादा वोटिंग पावर। एंड सीईओ एंड डायरेक्टर, ओके, एनपीओ का नहीं होना चाहिए तुम। जो एनपीओ ओके, इस कंपनी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी से या प्रमोटर डायरेक्टर कंपनी से या पर्सन हु इज हैविंग 2% से ज्यादा वोटिंग पावर, उनसे 25% या उससे ज्यादा रिसीट्स मिल रही होगी। ये कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद डिक्लेरेशन का पॉइंट है, डिक्लेरेशन मैं दूंगा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद हर साल के एजीए फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, हर साल की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, एवरी ईयर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आई विल बी गिविंग अ डिक्लेरेशन दैट आई एम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड जब भी मेरा स्टेटस चेंज होगा मतलब मेरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लग गई ओके, उस दिन मैं दूंगा कि भाई मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हूं। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने डिस्कस किया, छोड़ दिया, हेडेक मत करिए। रेम्युनरेशन का भी डिस्कशन कर लिया, रेम्युनरेशन में अपन इवन ये वीकेंड में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है टेन्योर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेन्योर क्या होगा, ये 2 टर्म होल्ड करेगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 कितने साल के लिए होगा, 5 इयर्स के लिए होगा। टर्म 2 कितने के लिए होगा, 5 इयर्स होगा। ये 5 इयर्स इज द मैक्सिमम क्राइटेरिया। सर कैन आई हैव ए टर्म ऑफ 1 ईयर, आंसर इज यस, नो वरी ओके, बट यू मेक श्योर आफ्टर 2 टर्म्स यू नीड टू हैव ए कूलिंग पीरियड, आफ्टर 2 टर्म्स यू नीड टू हैव ए कूलिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स।
ओके, मेक श्योर यू कैन वर्क ओनली फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यू कैन वर्क ओनली फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूं कंसेक्यूटिव टर्म्स, उसके बाद आपको 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा। ओके, और 3 साल के कूलिंग पीरियड के बाद वापस आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या कोई भी पोजीशन बन सकते हो, ये लॉजिक दिया हुआ है। ओके, और इसके में ये 15267 एप्लीकेबल नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ये कॉन्सेप्ट अपन ने बात कर ली। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए सेक्शन 150 था और एक था मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कॉन्सेप्ट क्या था? सेक्शन 150 बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक में नाम होना चाहिए। वो डेटा बैंक कौन मेंटेन करेगा? कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी एसोसिएशन जो सीजी नोटिफाइड करेगा, जो इसमें एक्सपर्टाइज होगा, और वो अपने वेबसाइट पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन एलिजिबल है वो लिखे जाएंगे। लेकिन उन लोग ने रूल में क्लियर बताया हुआ है, सबसे पहले उन लोग ने बोला है एक ऑथराइज एजेंसी होगी। ऑथराइज एजेंसी मतलब कौन? बॉडी, इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन जो डेटा बैंक में डिटेल रखेगी। सर डेटा बैंक में डिटेल क्या रखना होगा? ये देखोगे तो पंचायती डिटेल है, डिन होगा, पैन होगा, नेम होगा, फादर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, ईमेल होगा, एक्सपीरियंस होगा, लीगल प्रोसीडिंग कुछ है क्या, वो कितने इसमें पार्टनर है, कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है, ये हो जाएगा। ड्यू डिलिजेंस मेक श्योर, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम डेटा बैंक में आ जाएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये कंपनी को देखना होगा जो अपॉइंट कर रहा होगा। इसीलिए याद रखना, अगर डेटा बैंक में नाम है तो इसका मतलब अपॉइंटमेंट आप डायरेक्टली कर लोगे या जनरल मीटिंग में करना जरूरी है? जनरल मीटिंग में ही अपॉइंटमेंट होगा, जनरल मीटिंग के अप्रूवल के बाद ही अपॉइंटमेंट होगा। इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि भाई ड्यू डिलिजेंस कंपनी फॉलो कर रही कि नहीं, ये हम लोग जनरल मीटिंग में देखते हैं। ये हो गया तेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पॉइंट। और डेटा बैंक जो लिस्ट कंटेन करेगा, ओके, विलिंग टू डिजायर बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, याद रखना हर जन को, एग्जांपल मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो मेरे को अपना नाम डेटा बैंक में देना पड़ेगा। और डेटा बैंक जो है वो भी एजेंसी, जो भी एजेंसी होगी जिसके पास भी मैं जा रहा हूं, एसोसिएशन है, बॉडी है, जो भी है, उनके पास जा रहा हूं तो उनको प्रिस्क्राइब फीस दूंगा। ओके, और वो अपना सारा डिटेल जो भी डिटेल है वो अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे और उसके हिसाब से मुझे अपॉइंट किया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है सर मेरा देने का? ये क्राइटेरिया अपने इधर सिलेबस में डिस्कस नहीं है, वो बाद में देखेंगे, लेटर ऑन बात आएगी, बात करेंगे। ओके, बट इसके साथ में ये है कि अगर मेरे एड्रेस में चेंज है, ओके, जो भी चेंज है वो चेंज मेरे को 15 डेज के अंदर नोटिफाई करना है। और जब ये एजेंसी जो भी होगी वो अपने वेबसाइट पे जब डालेगी, वेबसाइट पे, ओके, इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। ओके, आइडेंटिकल टू फिजिकल वर्जन ऑफ डेटा बैंक। ओके, सर्च करना आसान होना चाहिए, फॉर्मेट कन्वीनियंट होना चाहिए समझने में। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो और आप बोलते हो उधर जाके लिंक करो, तो सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल देना चाहिए वो लिंक की तरफ। दिस इज हाउ योर कॉन्सेप्ट कम्स विद डेटा बैंक। डेटा बैंक के ऊपर मैंने आपको बोला एक बार रीड मारने का, छोड़ देने का। तो अगर आप देखोगे, ओके, अगर आप देखोगे तो यहां तक का आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 खत्म हो गया। अब 12th और 13 बचा है। 12th वाला पॉइंट मैंने पहले किया था, मैं आपको 12th वाला पॉइंट इधर रिपीट कर रहा हूं, स्क्रीन पे मैं दिखा नहीं रहा हूं, आप खाली इधर सुन लीजिए। वो कभी बीच में किधर होगा मैं ढूंढते बैठूंगा, टाइम लग जाएगा। 162 सेक्शन क्या बोलता है? एक डायरेक्टर एक रिजोल्यूशन से पास होगा। ओके, एक रिजोल्यूशन से अपॉइंट होगा जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फॉर वन डायरेक्टर, यानी एवरीबॉडी विल बी वोटेड इंडिविजुअली। लेकिन एक्सेप्शन है, ओके, 2 और मोर डायरेक्टर्स कैन बी वोटेड टुगेदर। लेकिन उसके लिए एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि दो चीजें पहली चीज ये होगी कि भाई आपका रिजोल्यूशन पहले ये पास किया जाएगा कि हम 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर एक साथ में अपॉइंट कर रहे हैं और कोई भी वोट अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन मोर रिजोल्यूशन विल पास, जिसमें हम बोलेंगे कि एबीसी तीनों अपॉइंट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और ओआर होना चाहिए। ओआर हो गया, काम खत्म हो गया। यानी आपको 2 रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे अगर 3 डायरेक्टर को एक साथ में अपॉइंट करना है। मैं 3 डायरेक्टर एग्जांपल ले रहा हूं, 3 मतलब 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अगर 10 को एक साथ में अपॉइंट करना है तो 2 रिजोल्यूशन चाहिए। पहला रिजोल्यूशन हम 10 को एक साथ में अपॉइंट कर रहे हैं और उसके बाद 10 नाम है, इनको अपॉइंट करना है। ओके, तो पहला रिजोल्यूशन यूनानिमस होना चाहिए। यूनानिमस मतलब कोई भी वोट अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ओके, ये याद रखना, इट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर ऑल 10 नाम के लिए ओआर चाहिए। याद रखना ये सेक्शन 162 इज नॉट एप्लीकेबल। 162 इज नॉट एप्लीकेबल टू अ कंपनी व्हिच इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। एंड दूसरा और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये जनरल मीटिंग के अपॉइंटमेंट है। ओके, इवन जनरल मीटिंग के कॉन्सेप्ट में आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो याद रखना, जनरल मीटिंग निकाल दो, प्राइवेट कंपनी निकाल दो, गवर्नमेंट सॉरी बोर्ड मीटिंग निकाल दो। बोर्ड मीटिंग में अपन एक से ज्यादा अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, यानी एडिशनल डायरेक्टर 2 को अपॉइंट करना एक साथ में करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल मीटिंग में नहीं होना चाहिए, जनरल मीटिंग में नहीं होना चाहिए। तो जनरल मीटिंग के लिए सेक्शन एप्लीकेबल है जिसमें प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। तो याद रखना 162 ये मैंने लिखा हुआ रहेगा, जिधर भी लिखा हुआ देखना पड़ेगा मेरे को। 162 ओके जी, आपको याद रखना है ये दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर जनरल मीटिंग केसेस एंड दैट आल्सो पब्लिक कंपनी, दैट्स इट। ओके, और उसके बाद आता है प्रोपोर्शनल डायरेक्टर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्टर बनना, एंड दैट इज सेक्शन 163। ओके, सेक्शन 163 कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अभी मैं आगे सीक्वेंशियली वापस सेक्शन में जा रहा हूं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये क्या बोलता है? सबसे पहला, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट, यानी पूरे एक्ट में कहीं पर भी कुछ भी लिखा नहीं होगा उसको ओवरराइडिंग करेगा। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कम से कम 2/3 डायरेक्टर, ये 2/3 ऑफ डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय दिस मेथड। ओके, कैन वी अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर बाय दिस मेथड? आंसर इज यस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आर्टिकल मेंशन करेगा सर ये अपॉइंटमेंट कैसे होगा, आइदर सिंगल वोट होगा, क्यूमुलेटिव वोटिंग होगी, और अदरवाइज जो भी बेस्ट मेथड होगा वो यूज किया जाएगा। अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा?
वंस इन 3 इयर्स, मैंने इसका मतलब क्लियर कर बताया था, ये डायरेक्टर जो होंगे वो परमानेंट डायरेक्टर होंगे फॉर 3 इयर्स। 3 इयर्स तक सेक्शन 169 भी यूज नहीं किया जा सकता अगेंस्ट दिस डायरेक्टर। ये कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस कर लिया। एंड इस केस में कैजुअल वैकेंसी हुई तो 161(4) के हिसाब से अपॉइंट की जा सकती है। दैट्स इट, ये काम खत्म हो गया। इसके बाद एक अदर वाले सेक्शन मैंने सीक्वेंशियली किए थे, फटाफट मैं अपडेट कर देता हूं डिन के सेक्शन। उसके बाद फिर अपना 164, 161, 168, 169 और 166, इस तरह से काम खत्म हो जाएगा मालिक। ओके, तो एक 10 मिनट का कॉन्सेप्ट, 10 से 15 मिनट का कॉन्सेप्ट। ओके, आराम से रहिए मालिक। पहला आता है 152 सबसेक्शन 3, डिन क्या बोलता है? डिन शुड बी इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर आल्सो, यानी डिन इज आल्सो ए डीपिन फॉर एलएलपी। तो एलएलपी के लिए आपको अलग से डिन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, ये सेक्शन 153 है। सबसे पहले आपको DI3 फाइल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसा कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हो जिसमें सबके सब नए डायरेक्टर है, तो उस केस में इंक 32 स्पाइस करके ये फॉर्म भरना पड़ेगा, जहां पर मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स को दिन एलोकेट किया जाएगा। ओके सर, ये कहां पर देना पड़ेगा? एमसीए की वेबसाइट पे देना पड़ेगा। सर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने पड़ेंगे? फोटोग्राफ रहेंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रहेगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस रहेगा, बोर्ड रिजोल्यूशन जिसमें आपको अपॉइंट किया गया है, एंड स्पेसिफिक सिग्नेचर रहेगी। और ये वेरीफाई आपका डीएससी लगेगा और साथ में वेरीफाई करेगा सीए जो भी रहेगा, जो सीएस होगा, जो एम्प्लॉय ऑफ कंपनी होगा, या एमडी होगा, या सीईओ होगा, सीएफ होगा, वो वेरीफाई करेंगे। एंड उसके बाद ओके, आपका अगर लास्ट नेम नहीं है तो आपका फादर्स नेम या ग्रैंडफादर्स नेम DI3A में आपका यूज किया जाएगा। ये होने के बाद 154 152 में अपन ने बोला था डिन चाहिए, तो 152(3) अपन ने पढ़ लिया पहले। उसके बाद 153 एप्लीकेशन देंगे, 154 अलॉटमेंट मिलेगा। अलॉटमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तो सबसे पहले वो आपको एप्लीकेशन नंबर दे देगा। एप्लीकेशन नंबर देने के बाद 1 महीने के अंदर कम्युनिकेट करेगा कि आपको डिन मिलेगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है तो सीजी आपको ईमेल देगा और वेबसाइट पे डाल देगा कि आपका डॉक्यूमेंट इनइफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है या डिफेक्टिव है, और 15 दिन के अंदर आपको उसको रेक्टिफाई करना है। और 3 चीजें हो सकती है, आपका एप्लीकेशन आया होगा और मुझे लगा ये डिफेक्टिव है तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। ओके, आपने जो अपडेट किया वो भी जमा नहीं तो मैं डिफेक्टिव करके रिजेक्ट कर दूंगा और आपको फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर आपको मैंने बोला 15 दिन के अंदर करो और आपने 15 दिन के अंदर रेक्टिफाई नहीं किया, ओके रेक्टिफाई नहीं किया, इनवैलिड हो जाएगा और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई आपको अभी फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू 154। तो 153 एप्लीकेशन दूंगा डिन के लिए, 154 डिन का अलॉटमेंट होगा। ओके 155 ओके, एक से ज्यादा डिन नहीं ले सकता। 156 डिन जैसे ही मुझे मिलेगा कंपनी को बताना जरूरी है 1 महीने के अंदर। ओके 4 चीजें। 153 ओके डिन के लिए एप्लीकेशन दूंगा, 154 मुझे डिन मिलेगा, 155 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा डिन नहीं ले सकता, 156 कंपनी को डिन इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और कंपनी को डिन इन्फॉर्म कितने दिन में करना पड़ता है? 1 मंथ के अंदर। अब मैंने कंपनी को बता दिया, कंपनी आरओसी को बताएगी, दैट इज 157। तो कंपनी विल इंटीमेट आरओसी विद इन 15 डेज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर। मैं जिस दिन बताऊंगा उस दिन से 15 दिन के अंदर ओके आरओसी को अपडेट करना होगा। 158 ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन, यानी मैं अगर कंपनी एक्ट में कोई भी रिटर्न भर रहा हूं, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कोई भी पर्टिकुलर दे रहा हूं कंपनी एक्ट में, मेरे को अपना डिन बताना जरूरी है। और अगर आपने 152(3) यानी डिन नहीं रहा, या 2 दिन से ज्यादा 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया आपने, या कंपनी को आपने इंटीमेट नहीं किया, तो आपको पेनल्टी होगी जो 50,000 टोटल होगी, बेसिक होगी और 500 पर डे। पेनल्टी का डिस्कशन आप इधर इग्नोर करो। और इसके अलावा ओके आपका डिन कैंसिल हो सकता है या डीएक्टिव हो सकता है, इसके रूल्स दिए हुए हैं, ये सेक्शन में कवर नहीं था। क्या था? अगर आपने डुप्लीकेट डिन लिया है, रॉन्गफुल मैनर से डिन लिया है, डेथ हो गई है, अनसाउंड माइंड है, एडजस्ट इंसॉल्वेंसी है, या डिन होल्डर बोलता है मेरे को डिन कैंसिल कराना है, तो आपका डिन डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका केवाईसी फुलफिल नहीं हुआ, केवाईसी फिल नहीं किया हुआ है, तो भी आपका डिन डीएक्टिवेट हो जाएगा। वापस आप फीस भरिए, केवाईसी भरिए, आपका डिन एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आपके चेंज हो रहे पर्टिकुलर्स, चेंज मतलब मैं एड्रेस चेंज हो रहा है सर, ओके मेरा कुछ ये चेंज हो रहा है, देखो डेट ऑफ बर्थ चेंज होने से रही, ओके लेकिन नेम चेंज होने का पॉइंट हुआ या एड्रेस चेंज होने का पॉइंट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। DI3 में आप चेंज भरिए, सीजी को बताइए 30 डेज के अंदर आपको डीआर मतलब चेंज अपडेट हो जाएगा। तो DI3 में आपने जो दिया था उसी में अपडेट करना है, तो उसी में अपडेट करने के लिए आपको DR6 करके चेंज करना होगा। यानी DR3 वाज फर्स्ट इंटीमेशन जिससे अपने को डिटेल भरे, उसमें चेंज करना है, तो DR6 वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके सीजी इनकॉर्पोरेट कर लेगी चेंजेस, कंपनी को आपने इंटीमेट करना है और आरओसी को इंटीमेट करेगा सीजी का जो भी मिनिस्ट्री सेल होगा, डिन का सेल होगा, वो सीजी को इंटीमेट करेगा। ये होने के बाद अभी आपने टोटल 2 सेक्शन मेन रहे, 164 एंड 167, और मेरे ख्याल से 164 और 167 में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत रिकॉल आराम से होना चाहिए, बिकॉज 164 में अपने बहुत टाइम डाला हुआ है। ओके एटलीस्ट रिकॉल हो जाना चाहिए। 164 सबसेक्शन 1, ओके 164 सबसेक्शन 1 आराम से पहले तीन अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, एडजस्ट इंसॉल्वेंट, याद आया मालिक 3। उसके बाद और 3, एक है 6 महीने से ज्यादा की सजा, ओके 5 साल तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, और 7 साल के ऊपर की सजा, जिंदगी भर डायरेक्टर नहीं बन सकते। ओके दूसरा है कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला है आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, और तीसरा है आपने कॉल मनी पे नहीं किया और 6 महीना ऊपर निकल गए, कॉल मनी पे नहीं किया 6 महीना निकल गए। पहले 3 नेक्स्ट 3, और उसके बाद लास्ट 3 है सेक्शन 188 का, यानी कल जो सुबह पढ़ेंगे उसका आपका प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम मतलब ऑफेंस हुआ और 5 साल तक आप अभी तक 5 साल नहीं हुए, उसको 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, या 152(3) डिन आपने नहीं दिया, या यू आर होल्डिंग मोर देन डायरेक्टरशिप, दैट इज 165
165 सबसेक्शन 1, ये है टोटल 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स कैसे याद रखोगे मालिक? 164 के 164 1 क्या बोल रहा है? 164 1 9 पॉइंट्स कैसे याद रखोगे? पहले 3 क्या क्या है? अनसाउंड, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट 3 जेल की सजा 6 महीने के ऊपर 5 साल नहीं हुए अभी तक कंप्लीट, और 7 साल के ऊपर तो जिंदगी भर नहीं बनेगा, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला, और कॉल मनी पे नहीं किया 6 महीना ऊपर भी दिया। नेक्स्ट 3 का कॉन्सेप्ट क्या होगा? नेक्स्ट 3 का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल रखना अपना। ओके भाई यार, सेक्शन 188 हुआ, सेक्शन 188 का कंप्लाई नहीं किया और 5 साल खत्म नहीं हुए। उसके बाद 152 सबसेक्शन 3 का दिन का रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं किया, और 165 सबसेक्शन 1 का ओके नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं किए। तो नेक्स्ट 3 पॉइंट ये याद रखना। तो ये हो गए 9 पॉइंट। सर ये 9 पॉइंट डायरेक्टर के थे। इसके बाद अगर आपको याद होगा 164(2) में मैंने क्या बोला? अगर याद रखना 164(1) में पर्सन की गलती थी, 164(2) में कंपनी की गलती है। ओके अगर कोई कंपनी 5 साल तक अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स लगातार 3 साल तक नहीं भरे, लगातार 3 साल तक नहीं भरे, या कोई कंपनी ओके एनी कंपनी विच इज नॉट फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और इफ इट इज नॉट रीपेइंग द क्या डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, और उसके अलावा डिविडेंड डिक्लेयर, ये 5 चीजें ओके, एंड दिस 5 थिंग्स ओके जो रीपे नहीं कर रहा है एंड इट इज कंटिन्यू फॉर 1 ईयर मोर, ओके देन डिफॉल्ट स्टार्ट, डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट्स फॉर 5 years of all the directors okay for 5 years they cannot become a director in any other company, and basically इन दोनों में एक ही पॉइंट है 164(2)(a) में और 164(2)(b) में क्या ध्यान रखना है? 164(2)(a) में अपने को ध्यान रखना है 5 years from the date of default, ओके यहां पर याद रखना है 4 years from the date of effective date of default, जो मैंने आपको बता दिया है। ओके ये इसमें नहीं रहेंगे। सर कोई ये डिफॉल्ट होने के बाद, डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद, अगर ये डिफॉल्ट हो गया उसके बाद कोई डायरेक्टर बनता है तो 6 महीने का टाइम दिया जाता है। 6 months is there which is available with you. Is 6 months if you rectify the default, it's okay. If 6 months you are continuing and default still continues, okay, you will be disqualified for 5 years again. The logic applies here. Okay, one thing I've discussed in 164(2), if you remember 164(2), very important point that here director need to be vacate 167 के सामने director need to vacate from all the companies except defaulting companies. ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा परमिशन कॉम्बिनेशन थे एग्जांपल के 164(3) कैन वी पुट एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन? आंसर यस। ओके एग्जांपल मुझे सीए ही चाहिए, सीए नहीं चाहिए तो डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया डाल सकते हैं, लेकिन खाली प्राइवेट कंपनी डाल सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये माइनर, कैन माइनर बिकम ए डायरेक्टर? 164 के हिसाब से देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, बट DR2 नीड टू बी एंटर। माइनर कैनॉट बिकम ए डायरेक्टर बिकॉज ही कैनॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ DR2। ये होने के बाद दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, एंड आफ्टर दैट केम वेकेशन वाला पॉइंट। वेकेशन एंड 164 एंड 161 वर इंटीग्रेटेड व्हिच आई डिस्कस्ड विद यू मल्टीपल एग्जांपल्स। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता तो एग्जांपल्स प्लीज अच्छे से देख लेना। 167 क्या बोलता है? 167(1) बोलता है ओके जिसको आराम से याद रखो। 167(1) बोलता है पहला पॉइंट 164 के सारे पॉइंट, 164 के सारे पॉइंट, लेकिन 164 के सारे पॉइंट्स में मैंने क्या बोला? 164 के सारे पॉइंट्स में आपको याद आना चाहिए 164(1) में अगर डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हुआ तो सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल है। 164(2) में अगर डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हुआ तो ही विल वेकेट फ्रॉम ऑल द ऑफिस एक्सेप्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी। ये पॉइंट अपना पहला था। उसके बाद नेक्स्ट 3 पॉइंट याद रखोगे। दैट नेक्स्ट 3 पॉइंट क्या है? अगर कंटिन्यूअस मैं 12 महीने के लिए एब्सेंट था, 184 का कॉन्ट्रवेंशन टुमारो अपन देखेंगे, कल इन दोनों पे बात करेंगे। ओके डायरेक्टर 12 महीने के लिए एब्सेंट था, 184 कॉन्ट्रवेंशन। आफ्टर दैट ओके नेक्स्ट 2 पॉइंट, कोर्ट ट्रिब्यूनल ने मना किया, कोर्ट ट्रिब्यूनल ने बोला तू डिस्क्वालिफाइड है या देयर इज अ मोरल टर्पिडिटी और तुझे 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई है, लेकिन 6 महीने के इसमें अपन ने बोला था यहां पर तुमको वेकेट करने की जरूरत नहीं है टिल हाउ मेनी डेज? 30 डेज, और जब तक ऑर्डर नहीं आता उसका 7 डेज, ऑर्डर नहीं आता अपील किया 7 डेज। ये कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा हुआ है। एंड उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट है, अगर कंपनीज एक्ट के सेक्शन की वजह से निकलना पड़ रहा है और यू आर होल्डिंग ए पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बिकॉज यू आर होल्डिंग सम पोजीशन इन होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशनशिप, ओके व्हिच आई एक्सप्लेन यू अबाउट डिबेंचर ट्रस्टी वाला कॉन्सेप्ट। ओके तो ये है वेकेशन के पॉइंट। तो वेकेशन के पॉइंट में इफ रिमेंबर 8 पॉइंट को डिवाइड करोगे, लेकिन 8 कैसे याद रखोगे? 1 3 2 2 1 3 2 2 1 164 3 क्या थे? 12 महीने 184 2 कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने मना किया 6 मंथ्स के ऊपर की सजा, एंड लास्ट 2 ओके कंपनीज एक्ट के हिसाब से निकला या होल्डिंग सब्सिडी में यू आर होल्डिंग ए पोजीशन देयरफॉर यू आर रिमूव्ड। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू 167(1). 167(2) ओके कॉन्सेप्ट पेनल्टी है। अगर आपको मालूम है आपको वेकेट करना था और उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, देन ओनली दिस पेनल्टी इज एप्लीकेबल, दैट इज 1 लाख एंड 5 लाख। 1 लाख इज मिनिमम एंड 5 लाख इज मैक्सिमम। 167(3) डायरेक्टरलेस कंपनी हो गई, यानी सारे वेकेट हो गए, तो सर क्या होगा? सारे वेकेट हो गए तो आपको मैंने बता दिया सीजी और प्रमोटर्स आइदर ऑफ इट दे विल कम इनटू पिक्चर। ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू 167। तो 164 161 एकदम आराम से मैं सिर्फ रिपीट करो 164 एंड 167। 164 3 रिमेंबर करो, पहले 3 अनसाउंड, इंसॉल्वेंट, उसके बाद 3 ओके क्या क्या पॉइंट था? को 6 मंथ्स की ज्यादा सजा कोर्ट ट्रिब्यूनल ने बोला या कॉल मनी इज नॉट पेड फॉर 6 मंथ्स। एंड नेक्स्ट 3 और लास्ट 3 क्या होगा? ओके 188 ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बाद 160 152 सबसेक्शन 3 165 सबसेक्शन 1। ओके वेकेशन में कितने पॉइंट है? वेकेशन में 1, उसके बाद आप लोगे 3, उसके बाद लोगे 2 टोटल 8 पॉइंट है, लेकिन
डिवीजन कैसा होगा 1 164, नेक्स्ट 3 ओके 12 महीने के लिए एब्सेंट है, 12 मंथ्स यू आर एब्सेंट, उसके बाद 184 ठीक है। नेक्स्ट 2 6 मंथ से कोर्ट और ट्रिब्यूनल बोला और 6 मंथ से ज्यादा सजा, एंड लास्ट 2 इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू योर लास्ट 2 वाले पॉइंट में अपन के लिए रिस्पेक्टिंग पॉइंट क्या था, ओके दैट कंपनी एक्ट के परसुएंट में निकला है एंड होल्डिंग और सब्सिडरी लीडरशिप के हिसाब से निकला होगा। मालिक एवरीबॉडी क्लियर। इसके बाद आता है सेक्शन 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, एकदम इजी पॉइंट है। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर में मैंने क्या किया, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर प्रोसीजर सिंपल है, नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन इन राइटिंग होना चाहिए, बीओडी को जाना चाहिए, बोर्ड नोटिस लेगी, ओके कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करेगी, DR12 विद इन 30 डेज जनरल मीटिंग में नोट किया जाएगा कि डायरेक्टर छोड़ के गया है, डायरेक्टर में गिव आरओसी और नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन इन DR11 में वो दे सकते हैं। फॉरेन डायरेक्टर अपने CS CW को बोल सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे DR11 भरो। क्लैरिफिकेशन क्लियर कट हुआ था इफ रिमेंबर, एनमा से रेजिग्नेशन, सर अगर एनमा से रेजिग्नेशन हुआ यानी ऑल डायरेक्टर टुगेदर रेजिग्नेट करते हैं तो DR12 कौन भरेगा, तो भाई आरओसी ने बोला एक काम करोगे, जो रेजिग्नेट कर रहा है उसमें से एक डायरेक्टर आप अपॉइंट कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे और वो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ओके DR12 भर देगा, ताकि आपको कॉस्ट मतलब ताकि आपका वो नॉन कंप्लायंस ना हो। डेट ऑफ रेजिग्नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या होगा, ओके आइदर इट विल बी ए लेटर ऑफ, आइदर डेट ऑफ नोटिस रिसीव्ड बाय कंपनी और डेट मेंशन इन रेजिग्नेशन लेटर। इसके मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल बताया, यानी जिस दिन आपको कंपनी को नोटिस मिली उस दिन या वो रेजिग्नेशन लेटर में डेट लिखा होगा उस दिन, वो दोनों में से व्हिचएवर इज लेटर दैट विल बी ए डेट ऑफ रेजिग्नेशन। एंड अगर 168(3) में सारे डायरेक्टर निकल गए तो प्रमोटर और सीजी काम करेंगे। 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल कैन बी डन बाय 2 वेज, आइदर रिमूवल कैन बी डन बाय शेयर होल्डर और रिमूवल कैन बी डन बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का रिमूवल विल सी नेक्स्ट वीक में अपने को आएगा। पहला पॉइंट रिक्वायरमेंट ऑफ ओआर, सर ए कंपनी कैन बाय गिविंग अ स्पेशल नोटिस बाय पासिंग एन ओआर कैन रिमूव एनी डायरेक्टर बिफोर द टर्म एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ओके एक्सेप्ट 2 डायरेक्टर नहीं निकाल सकते। सर कौन से 2 डायरेक्टर निकाल नहीं सकते, 163 का डायरेक्टर निकाल नहीं सकते, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 3 साल के लिए था, एंड सेकंड ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया वो डायरेक्टर निकाल नहीं सकते। रिक्वायरमेंट ऑफ एसआर, ओके सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ सेकंड टर्म के लिए रिमूव करना है तो एसआर चाहिए सर, ओके स्पेशल नोटिस कौन दे सकता है, जिसके पास 5 लाख के शेयर है या 1% ऑफ वोटिंग पावर है, ही कैन गिव द नोटिस। नोटिस कैन नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स, जनरल मीटिंग के 3 महीने पहले नहीं हो सकती और 14 दिन लेटर नहीं हो सकती, मतलब वो दोनों का लॉजिक 3 मंथ्स और 14 डेज इसके बीच में गैप में नोटिस आनी चाहिए। ओके एक्शन टेकन बाय कंपनी क्या होगा, नोटिस ये दी जाएगी किसको, डायरेक्टर जिसको निकाला जा रहा है। ओके देन ओके व्हाट डायरेक्टर कैन डू, डायरेक्टर कैन गिव ए फेयरवेल स्पीच मतलब क्या, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, नोटिस टू द मेंबर्स दिया जाएगा और उसमें अटैच किया जाएगा। लेकिन अगर टाइम नहीं मिला, इनसफिशिएंट टाइम है, देन दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन विल बी रीड इन जनरल मीटिंग। लेकिन ऐसा हो सकता है दैट रिप्रेजेंट में कुछ एब्यूसिव वर्ड्स हो या कुछ ऐसा हो जो रीड नहीं किया जा सकता, देन वी विल गो टू ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल विल एंश्योर इफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट दिस शुड नॉट बी रीड इन जनरल मीटिंग, इट विल नॉट बी रीड इन जनरल मीटिंग। सर कैजुअल मतलब वैकेंसी जो इधर होगी उसका क्या होगा, 160 के हिसाब से फिल की जा सकती है, यानी कोई नोटिस भेजा जाएगा 160 के हिसाब से उसको अपॉइंट किया जा सकेगा। अगर फिल नहीं किया तो 161(4) यूज किया जा सकता है, मालिक 161(4) यूज किया जा सकता है फॉर जो ये रहेगा। लेकिन एक कंडीशन दी हुई है, जो डायरेक्टर को निकाला गया है वो डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। एंड आफ्टर दिस पॉइंट पीरियड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ऑफ न्यू डायरेक्टर, जो नया डायरेक्टर इस पोजीशन पे आएगा, याद रखना उसका पीरियड, जो पुराना डायरेक्टर जिसको निकाला हुआ है, द पीरियड व्हिच इज लेफ्ट दैट टाइम ओनली ही कैन बी देयर। सर कंपनसेशन मिलेगा क्या, ओके अगर देखेंगे आज के इसमें डिस्कशन में आएगा तो 202 ओके और 191 ओके ये दोनों सेक्शन कंबाइन करेंगे अपन, और ये होने के बाद 169 ओके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना 169 के हिसाब से। ओके मैंने क्या बताया था, अगर 169 यूज करना है इसका मतलब ये मत समझो शेयर होल्डर ही डायरेक्टर को निकाल सकते हैं, ट्रिब्यूनल पावर देता है, सेक्शन 242 ट्रिब्यूनल को पावर देता है। तो आप ऐसा मत बोलना ओके ट्रिब्यूनल तुझे डायरेक्टर को निकालना है लेकिन यू नीड टू आस्क अस देन ओनली यू कैन रिमूव डायरेक्टर, ऐसा नहीं है। तो दिस शुड नॉट बी हैविंग एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल इज नॉट नेसेसरी, ये तो मैंने बोला, शक्ल पसंद नहीं आ रही, खत्म स्टोरी। LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। एंड लास्ट सेक्शन और एक आपने डिस्कशन करना है वो 166 है, जिसमें ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर डिस्कस किया हुआ है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर क्या है, AOA के हिसाब से रहेगा, गुड फेथ में काम करना चाहिए और ड्यू एंड रीजनेबल कर लेना चाहिए। अगर आपको याद होगा 3 डिवाइड किया था, 3 क्या करने चाहिए और 3 क्या नहीं करने चाहिए। 3 AOA के हिसाब से काम करना चाहिए, गुड फेथ के हिसाब से काम करना चाहिए, रीजनेबल कर रहना चाहिए, और लास्ट 3 ओके नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग काम नहीं करना चाहिए, अनड्यू गेन एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं करना चाहिए। एंड आई डू थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर ओरिएंटल मेटल प्रेसिंग कंपनी में असाइनमेंट ऑफ ऑफिस क्या था, मैंने बताया असाइनमेंट एंड अपॉइंटमेंट दोनों अलग अलग है। असाइनमेंट मतलब क्या होता है, असाइनमेंट मतलब मैं इधर हूं और मैं कुछ छुट्टी के लिए जा रहा हूं, किसी को दे रहा हूं, दैट इज असाइनमेंट। अपॉइंटमेंट इज समथिंग मेरी डेथ हो गई और मैं बोल रहा हूं मेरे डेथ के बाद ये बनेगा, दैट इज एन अपॉइंटमेंट। तो बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट, दिस इज पर्टिकुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर 1। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 1 का सारा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रेडी हो गया रहेगा। ओके और ये सारा पॉइंट कवर हुआ रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको जो जो चीज़ें याद नहीं आए उस पर थोड़ा सा एफर्ट्स कर लो। चैप्टर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर 1 चैप्टर 2 यही 2 है, इतने टाइम जाएंगे। बाकी आपके सारे चैप्टर, यानी एग्जाम्पल चैप्टर 3 अपने लिए टोटल 6 साढ़े 6 घंटे का चैप्टर है। तो अगर 6.5 घंटे चैप्टर है तो वो 15-20 मिनट में काम खत्म हो जाता है। इट्स ओनली चैप्टर 1 एंड 2, मेक श्योर ये आपको टाइम लगे मालिक। और IBC एंड FEMA ये 4 चैप्टर में आपका टाइम कंजम्पशन जाना चाहिए। आई डिड इट मतलब एकदम एक्सट्रीम इसमें नहीं है, लेकिन लॉजिक है कि आपको मोस्ट प्रोबेबली रिकॉल हुआ रहेगा, होपफुली आपको रिकॉल हुआ रहेगा कंटेंट किधर किधर क्या है। एंड जो जो चीज़ रिकॉल नहीं हुई रहेगी ओके वो पॉइंट आपको ध्यान